चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो कॉमर्स स्टूडेंट और आर्ट्स स्टूडेंट दोनों के लिए ही बहुत यूजफुल है। आप बहुत ही कम समय में अपने पूरे चैप्टर का आसानी से क्विक रिविजन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पर हैं, अभी बहुत कम ही टॉपिक हमारे बचे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और 11th इकोनॉमिक्स की आप पूरी प्लेलिस्ट को देखें। हमने इसका आपके जो इकोनॉमिक्स का पार्ट ए है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और आपका पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था, काफ़ी सारे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और आपके मोटिवेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें। और इसी तरह से मैं आपके लिए क्या करूँगी, अच्छे अच्छे रिविजन वीडियो लेकर आती रहूंगी। फ्रेंड्स, अभी हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरह ही पढ़ रहे हैं, एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे और जब आपके पास हॉलीडेज होंगे, जब आपके समर हॉलीडेज हो जाएंगे, तो आपका जो भाग डिडक्ट कर दिया है अभी कोरोना की वजह से एग्जाम में काफ़ी सारा सिलेबस डिडक्ट हो चुका है। तो हम जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस बचा हुआ है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से बस आपका साथ यूं ही बनाए रखें। तो जब आपके एग्जाम हो जाएंगे और जब छुट्टियां होगी तो आपका जो बचा हुआ सिलेबस है उसको भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको कहीं ना कहीं जो एक नुकसान हो रहा है उस सिलेबस डिडक्ट होने की वजह से, उसको आप मेरी हेल्प से जितना भी कवर अप हो पाएगा उसे हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका साथ वहीं बनाए रखें और तो हम उन बचे हुए भागों को भी कंप्लीट करेंगे। फिलहाल हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा चैप्टर 10 जो आपकी पार्ट 2 का है, भारतीय अर्थव्यवस्था वाली बुक से है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के काफ़ी भाग हम कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक वीडियो तो स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा चैप्टर 10। चैप्टर 10 क्या है आपका? चैप्टर 10 भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास और अनुभव। हम बात कर रहे हैं हमारे खुद देश की और हमारे पड़ोसी देश की। आपको पता ही हो गया हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, चीन और पाकिस्तान। ठीक है ना, बहुत बड़े। अभी तो चीन से बहुत पंगा चल रहा है, साले ने क्या भेज दिया, कोरोना। कोरोना 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 की वजह से हम क्या हो गए, बहुत परेशान हो गए। लेकिन ये हमारी बुक है, देखो कोरोना के पहले ही हो गई थी। अब हमारी सिलेबस का हिस्सा है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कि हमारे और हमारे पड़ोसी देश के बीच जो संबंध है वो किस तरह से है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले वैश्वीकरण की यहाँ बात करें। फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, आपकी यूनिट 2 थी आई थिंक, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो हमने किया था चैप्टर। तो उस चैप्टर में कुछ पार्ट उसका डिडक्ट हो गया था, तो हमने वैश्वीकरण को डिटेल डिस्कस नहीं किया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण होता क्या है, विश्व को एक बाजार के रूप में क्या करना, उपस्थित करना। ये जो प्रक्रिया होती है आपकी क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। तो बोल रहे कि वैश्वीकरण से विश्व के सभी देशों में नवीन आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि देखो, जब पूरा विश्व एक बाजार के रूप में उपस्थित हुआ है तो सभी देशों में कोई ना कोई परिवर्तन तो क्या है, हुआ ही हुआ है। कोई ना कोई प्रोग्रेस, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो क्या है, हुआ ही हुआ है। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुए, आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तनों के अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रभाव भी हुए हैं। भाई, आपको फटाफट से उस टाइम पे आपके निर्यातों में वृद्धि हुई तो आपको अल्पकालीन हुआ। फ्यूचर में आपको अच्छा होगा, आपकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, आपकी समृद्धि, कुछ आपको प्रयास हुए तो आपके क्या हुए, दीर्घकालीन प्रभाव भी हुए हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों का निर्माण हुआ है। यानी कि इस वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थी, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान विश्व को जब एक बाजार के रूप में उपस्थित किया गया तो कुछ देशों ने मिलकर बहुत सारे संगठनों का निर्माण किया। उसमें कुछ मुख्य संगठन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक तो जो संगठन था हमारा सार्क, ठीक है, यानी कि कुछ देश मिलकर क्या बना ले, एक तरह से ग्रुप। आपकी पूरी क्लास है और आप 4 लोगों की, बहुत 4 लोगों की एक मंडली है, उन 4 लोगों की एक मंडली, उन 6 लोगों की एक मंडली, उन 8 लोगों की एक मंडली है। तो आपकी क्लास के जो अलग अलग ग्रुप है, उसी तरह से फ्रेंड्स विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों ने अपने अपने ग्रुप बनाकर कुछ समूह का निर्माण किया है। उसमें एक है आपका सार्क, एक है आपका यूरोपियन संघ, एक है आपका ब्रिक्स, एक है आपका आसियान, एक है आपका G8 और एक है आपका G20। ये ग्रुप बने हुए हैं फ्रेंड्स। इसमें अलग अलग देश के हैं, इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं। और इस तरह से इन्होंने वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान क्या किया है, इन समूहों का निर्माण किया गया। और इन समूहों का निर्माण करने का उद्देश्य क्या था, अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। क्या करना, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया गया था, इन समूहों का निर्माण किया गया था। तो ये था हमारा
बात कर रहे थे हम समूह की, किसकी, विश्वीकरण के दौरान जो समूह बनाए गए थे उनकी। फिर बोल रहे पड़ोसी देश की विकास प्रक्रिया को समझने की कोशिश। अब ये जो समूह का निर्माण करते हैं, है ना, इन समूह का निर्माण से क्या होती है, एक तो हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करना, सुदृढ़ करना, ठीक है। सुदृढ़ करने के बाद एक दूसरे के देश का भी हमारे को क्या चलता है, पता चलता है, यार उनके देश में क्या चल रहा है, अपने देश में क्या चल रहा है, उनके वहाँ पे क्या होता है, उनके यहाँ किस तरह से नीतियाँ काम कर रही है, क्या योजनाएं हैं, क्या कार्य है, क्या हो रहा है। तो उनकी जो विकास प्रक्रिया है उनको भी क्या करना, समझना कि वहाँ विकास किस तरह से हो रहा है, क्या हमें भी इसकी आवश्यकता है, क्या उसके प्लान को हम भी लागू कर सकते हैं, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी वैसा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो देखते हैं वो किसके थ्रू देखते हैं, हमारे जो समूह बने हुए हैं उनके, हमने क्या बताया, इन चीज़ों को पता चलता है और हम विकास प्रक्रिया को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिर है कि भारत में अपनी प्रक्रिया में चीन तथा पाकिस्तान में तुलना, यानी कि हमारे जो पड़ोसी है राष्ट्र क्या है, चीन और पाकिस्तान। तो जो भारत है वो अपनी तुलना किससे करता है, चीन से और पाकिस्तान से करता है। अब बात करते हैं कि विकास पत्र पर इनका क्या चित्रांकन है और किस तरह से ये बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बोला है भारत, पाकिस्तान और चीन, क्योंकि हम यहाँ हमारे दो ही राष्ट्र की तुलना कर रहे हैं। हमारे चैप्टर में जो दिए गए हैं चीन और पाकिस्तान की, हम हमारे पड़ोसी राष्ट्र मानकर उनकी बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अभी बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा, ये आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब शुरू होके और कब खत्म भी हो जाएगा। तो हम विकास पथ पर एक चित्रांकन कर रहे हैं भारत, पाकिस्तान और चीन का। फ्रेंड्स इन तीनों ने जो अपने रास्ते पर जब चलना शुरू किया गया था वो समय क्या था, एक ही समय था। तीनों राष्ट्रों ने एक साथ एक समय पर क्या करना किया था, विकास पथ पर चलना शुरू किया था। और इनकी जो विकास नीतियाँ थी वो क्या थी, एक प्रकार थी, एक समान इनकी क्या थी, विकास नीतियाँ थी। एक साथ इन्होंने चलना शुरू किया था, क्योंकि देखो भारत और पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट एक ही समय पे आजाद हुए थे और उसके कुछ ही समय बाद चीन ने भी अपने विकास पथ पर अग्रसर किया, तो एक ही समय पे क्या हुआ, तीनों चालू है। फिर इन तीनों ने क्या करी, एक ही प्रकार की विकास नीतियां अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और योजनाबद्ध विकास मार्ग, यानी कि जो तीनों देश थे जब इन्होंने अपना विकास प्रारंभ किया तो जो योजनाएं बनाई, जो मार्ग अपनाए वो क्या था, योजनाबद्ध था। और अपनी योजनाएं क्या थी, जैसे पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, औद्योगिक नीति, तो ये हमारे क्या थी, योजनाबद्ध विकास की थी कि हमने हमारे विकास के लिए पहले क्या करी, योजनाएं बनाई, फिर उन योजनाएं बनाकर क्या किया गया, विकास के पथ पर अग्रसर हुए। और हमारा जो योजना आयोग, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, योजना आयोग की स्थापना कब हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई, ठीक है ना, कि हमारा ये जो योजनाबद्ध विकास हुआ, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ, तो हमारे योजना आयोग की स्थापना कब हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई। आप अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दोस्तों कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, मुझे सही उत्तर बताएं। फिर उसके बाद है योजना एवं नीतियां समान। तो फ्रेंड्स देखो, जब एक ही साथ चल रहे हैं तो योजनाबद्ध विकास का मार्ग इन्होंने चुना और इनकी जो योजनाएं नीतियां है वो क्या है, ऑलमोस्ट समान, एक जैसी ही है। तीनों एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे थे। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं चीन की, चीन गणराज्य की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से क्या किया है। तो सबसे पहला है कि एक दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। किसके अंतर्गत हुई चीन गणराज्य की स्थापना, दलीय शासन के अंतर्गत चीन गणराज्य की स्थापना हुई। और आर्थिक क्षेत्रों को सरकारी नियंत्रण में, यानी कि इस देश ने विकास करने के लिए जो आर्थिक क्षेत्र थे उन पे क्या रखा, पूरा सरकारी नियंत्रण। यानी हमारे जो क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, दोनों मिलकर सेमी गवर्नमेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट सार्वजनिक क्षेत्र में क्या रखे, आर्थिक क्षेत्रों को गवर्नमेंट के नियंत्रण में रखा, सरकारी नियंत्रण में रखा। और इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई, वह थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ये क्या थी फ्रेंड्स, उद्योगों के निर्माण, औद्योगिकरण। चीन में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सन 1998 में एक योजना बनाई गई थी जिसे नाम दिया गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्या नाम दिया था फ्रेंड्स, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और ये योजना क्यों बनाई थी, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए। औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सन 1998 में चीन गणराज्य के द्वारा एक योजना बनाई जिसे नाम दिया गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बनाई अपने आर्थिक विकास के लिए, वो है कम्यून। अभी कम्यून क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ लोग मिलकर समूह के रूप में जब कार्य करते हैं, समूह के रूप में खेती करते हैं। अब उनका कार्य भी क्या, खेती करना। तो लोग ग्रुप बनाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं, सामूहिक रूप से खेती करते हैं, तो ये होता है आपका कम्यून। क्या कहते हैं उसको, कम्यून कहते हैं। इस तरह से खेती करने की जो पद्धति होती है उसे क्या कहते हैं, कम्यून कहते हैं। और ये कब हुआ था, सन
1958 में 1958 में चीन में कम्यून के माध्यम से खेती हुई, सामूहिक खेती। और उस समय चीन के पास कितने कम्यून थे? 26,000, यानी 26,000 ऐसे ग्रुप थे जो क्या कर रहे थे? साथ मिलकर खेती का कार्य कर रहे थे। तो कम्यून कितने थे? 26,000 थे। सन 1958 की हम बात कर रहे हैं। और इसलिए क्या, हरित क्रांति, जैसे अपने भारत में हमने हरित क्रांति लेकर आए थे उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए, उसी तरह से ये कम्यून का कंसेप्ट इन्होंने लेकर आया है। इनमें क्या लोग मतलब देखो, जोतों के क्या होंगे? टुकड़े नहीं होंगे। टुकड़े नहीं होंगे तो उत्पादकता में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो सामूहिक रूप से खेती करने को प्रोत्साहन दिया गया और 1958 में 26,000 कम्यून मिलकर क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। उसके बाद हुआ उनके रूस और चीन के बीच में संघर्ष हो गया, ठीक है ना। जब ये सब कुछ अच्छा ऐसा चल रहा था तो रूस और चीन मिलकर कार्य कर रहे थे, तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया? संघर्ष हो गया। तो रूस ने अपना चीन से क्या कर लिया? हाथ हटा लिया कि भाई हम हमारे साथ नहीं करेंगे, आपके साथ कोई कार्य नहीं करेंगे, आपकी कोई भी सहायता हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद महान सर्वकारी सार्वभौमिक क्रांति आई चीन के अंतर्गत 1965 में। कब आई? 1965 के अंतर्गत ये एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ था, जिसे नाम दिया गया था महान सर्वहारा सार्वभौमिक सांस्कृतिक क्रांति, चीन के अंदर आई थी। फिर उसके बाद विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की क्या स्थापना की गई। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक से मैं आपको बोल रही हूँ, तो आप इसे सुने, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चीन के अंतर्गत क्या किया गया था दोस्तों? विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि आप आओ और हमारे यहाँ पे क्या करो? पैसा इन्वेस्ट करो। तो आपके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। किस लिए? विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। क्या किया गया? चीन द्वारा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की क्या की गई? स्थापना की गई। फिर उसके बाद बात करते हैं हम पाकिस्तान की। ये तो जो हमने पूरी बात की थी, किसकी की थी? चीन की बात कर रही थी। अब हमारा जो दूसरा पड़ोसी गणराज्य है वो कौन सा है? पाकिस्तान, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान है, वहां पे हमारे भारत की तरह क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप। जिस अर्थव्यवस्था पे काम करती है, कौन सी अर्थव्यवस्था है? यह मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर दूसरा है आपका कि विभिन्न नीतियां और घरेलू उद्योगों का संरक्षण, यानी कि जो नीतियां बनाई गई वो किस लिए थी? घरेलू उद्योगों का संरक्षण करने के लिए। घरेलू उद्योगों का संरक्षण करने के लिए पाकिस्तान ने अनेक सारी नीतियां बनाई, जिसके अंतर्गत घरेलू उद्योगों का क्या गया? संरक्षण किया गया था। जिस तरह से भारत में लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था, कुछ उद्योगों को पर्टिकुलर लघु उद्योग की श्रेणी में ही कर दिया गया ताकि बड़ी फर्मों से क्या हो? उनका कॉम्पिटिशन ना हो। तो उसी तरह से घरेलू उद्योगों का क्या किया गया? संरक्षण किया गया। जिस तरह से भारत में लघु उद्योग की बात की गई थी, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हुई थी? पाकिस्तान में भी नीतियां बनाई गई थी। किस लिए? घरेलू उद्योगों का संरक्षण करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ भी हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ और सरकारी निवेश में क्या हुई? वृद्धि हुई। फिर उसके बाद ये राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई और निजी क्षेत्र को क्या किया गया? प्रोत्साहन दिया गया। देखो, गवर्नमेंट, चीन की जो अर्थव्यवस्था की हमने भी बात की थी, तो चीन ने आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो वो नियंत्रण किसने रखा? सरकार ने रखा। सरकार के क्षेत्र में ज्यादा रखा, सार्वजनिक क्षेत्र में। लेकिन पाकिस्तान में क्या किया गया? निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया। कार्य किसके क्षेत्र में ज्यादा किए गए? निजी क्षेत्र में कार्य ज्यादा दिए गए। तो ये तो था हमारा पाकिस्तान और चीन की हमने बात करी है। फ्रेंड्स, ये वाला जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इसका भी कुछ ही हिस्सा अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी का जो हिस्सा है वो क्या हो गया है? हमारे सिलेबस से अभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया है? डिडक्ट हो गया है। तो अभी एक छोटा सा और है इसका, वो है जननांकीय संकेतांक, यानी कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है दोनों, चीन और पाकिस्तान, उनके और हमारे जननांकीय संख्यात कैसे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि चीन अभी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है। तो भारत और चीन संख्या की जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा है एज कंपेरेटिव टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो क्या है? बहुत ही छोटा है, तो वहाँ की जनसंख्या भी क्या है? कम है। फिर बोल रहा है चीन सबसे बड़ा एवं भारत दूसरा बड़ा राष्ट्र है, क्योंकि चीन की जनसंख्या क्या है? सबसे ज्यादा टॉप 1 पे, और दूसरे नंबर पे कौन है? अपना इंडिया, भारत। फिर है पाकिस्तान की वृद्धि दर अधिक, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो पाकिस्तान में क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। चीन में एक संतान नीति, क्योंकि चीन में जनसंख्या बहुत अधिक थी, तो उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए चीन में एक नीति बनाई गई, जिसे एक संतान नीति कहा गया, कि आपको सिर्फ एक संतान की ही परमिशन थी कि आप
आपको एक बच्चा हो जाए बस बहुत है, काफ़ी है। फिर उसके बाद है वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। तीनों ही देश में अभी वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक भी यहीं पे कंप्लीट होता है, क्योंकि इस टॉपिक का सिर्फ इतना सा ही भाग अभी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही था, बाकी का अभी हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो गया है। तो हमारा जो ये चैप्टर 10 है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव यहाँ पर खत्म होता है। फ्रेंड्स आपको ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहें और मैं चाहती हूँ कि आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। मेरे वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हों। आपको ऑल द बेस्ट, आप अच्छी तैयारी करें। अगर आपको किसी तरह से कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है और आप मेरी कोई हेल्प चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपके बहुत पॉसिबल हेल्प करूंगी, मेरे से जो हो पाएगा आपकी पूरी सहायता मैं करूंगी। तो फ्रेंड्स आपको मेरे ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।